तो हमारा आज का विषय जो है वो है कि शरीर के नॉर्मल फिजियोलॉजी पे अक्यूट और क्रोनिक स्ट्रेस इनका क्या असर होता है। इनकी वजह से हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो हमने पढ़े हैं, हमने 7-8 सिस्टम्स जो पढ़े हैं, तो उनके ऊपर क्या असर होता है हमारी इसका स्ट्रेस का। तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि जो हमारा हार्ट की जो संस्था है, जो रक्त का संचार करने वाली संस्था है, तो इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। हार्ट का जो रेट है, जो मतलब जो उसके जितने 1 मिनट में कितनी बार वो पंप करता है, इसको हम हार्ट का रेट बोलते हैं। तो ये जो हार्ट का रेट है ये डिस्टर्ब हो जाता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने का जो ये है मतलब उसका संभावना वो बढ़ जाती है। किसकी वजह से? अक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये हमारे अंदर से जो हमारी धमनियां है, रक्त धमनियां, उनमें इन्फ्लेमेशन भी जो है वो कॉज कर सकता है। आपको याद होगा कि मैंने पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपको सिखाया था, तो उस दौरान आपको एक फोटो दिखाया था जिसमें किस प्रकार से कंटिन्यूअस जब जो है जब कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो देखती हूँ वो फोटो अगर होगी तो। नहीं, वो फोटो तो नहीं है, तो आपको मैं इसी पे दिखाती हूँ। ये जो फोटो आपको मैंने बताया था, नोट्स में भी ये फोटो भेजा है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। उस दिन हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका है डीप में कि किस प्रकार एक एक संस्था के ऊपर सिंपैथेटिक जो नर्व्स है ना, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है। ये दोनों ही एक्टिवेशन जो है ना वो हमारे शरीर के अच्छे के लिए है। शरीर के जो है व्यवस्थित कार्य को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों ही प्रकार के सिस्टम ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि बारी बारी से जब ये एक्टिवेट होते हैं तभी ये हमारे शरीर का बेस्ट प्रोडक्टिविटी ला पाते हैं। कि किस प्रकार से जब थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, तब हमारी जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होकर अच्छा कार्य करने में मदद करता है। और जो है फिर कूल डाउन करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो क्या क्या होता था जब हमारा स्ट्रेस का जो ये एक्टिवेट होता है, तो क्या क्या होता है? तो हमारी आंखों की पुतली जो है वो डायलेट हो जाती है। और क्या क्या होता है? हमारा जो सेलाइवेशन है यानी कि हमारी जो क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियाँ, तो वो लार ग्रंथियाँ जो है वो भी हमारा जो है ना उनका कार्य बहुत कम हो जाता है और हमारे मुंह सूखने लगता है। फिर उसके बाद में हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है या इरेगुलर हो जाती है। और हमारे लंग्स जो है उनके जो एयरवेज है यानी कि जो ट्रैकिया है या फिर जो श्वसन नलिका है वो चौड़े हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ताकि हम ज़्यादा श्वास ले सके, ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ सके। इसके अलावा जो हमारा पेट का जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? वो इनहिबिट हो जाती है, उसकी सामान्य क्रियाएं जो है वो रुक जाती हैं। और इन गॉल ब्लैडर जो है, तो गॉल ब्लैडर जो है वो भी हमारा कार्य कम करता है। और फिर उसकी जो इंटेस्टाइन्स है उस व्यक्ति की जिसको स्ट्रेस है, उसकी भी इंटेस्टाइन्स जो है वो व्यवस्थित कार्य नहीं करती। और जो अपनी किडनीज है, वो किडनीज एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स जो है रिलीज करती है। और फिर जो ब्लैडर है ये रिलैक्स हो जाता है। तो इतनी चीज़ें हमने जो है वो पढ़ी। किस में पढ़ी? ये हमने पढ़ी आपके जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब मज़े की बात ये है कि
कि ये जो हमने देखा कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो ही आपका जब स्ट्रेस में वो बताता है कि किस प्रकार स्ट्रेस सिचुएशन जो है वो लंबे समय तक जो है वो रहती है, और स्ट्रेस सिचुएशन रहने के वजह से वो क्या करता है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये ज़्यादा लंबे समय तक एक्टिवेट रहता है। एड्रीनलिन हार्मोन ये ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, और इसकी वजह से क्या क्या परमानेंट हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी पे असर पड़ने लगता है, वो हमारा आज का विषय पहला विषय है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है ये, पहले तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ये जो स्ट्रेस है, अक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस, ये कार्डियोवैस्कुलर के पूरे इसको जो है बदल देता है। एक लंबे समय तक बीपी को जो है ना प्रेशर बना के रखता है, तो मतलब हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो उससे ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। और क्या करता है, हमारी रक्त की जो धमनियाँ हैं उनको भी अंदर से जो है इन्फ्लेमेट करने का ये जो है कार्य करता है, ये जो है स्ट्रेस। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ना एसिड जो है वो तो बन गया, लेकिन एसिड बनने के बाद जो एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, क्योंकि पचन तो हो नहीं रहा व्यवस्थित उसका भोजन का, लार ग्रंथि उसमें अपना जो है जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस वो मिक्स कर रही है, तो डाइजेशन न होने के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। भोजन जो है वो एज इट इज बिना पचा हुआ शरीर में पड़ा रहता है और सड़ने लगता है। हार्ट बर्न और मतलब सीने में जलन और एसिडिटी के जैसा हमको फील होता है, एसिड रिफ्लक्स आता है, और डायरिया भी होने की संभावना है। फिर वेट गेन होता है अचानक बहुत ज़्यादा, या वेट लॉस भी होता है स्ट्रेस के वजह से। इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ता है क्रॉनिक स्ट्रेस का, तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है हमारे इम्यून सिस्टम पे जो है ना एक ऑटो इम्यून वाली सिचुएशन को एक्टिवेट कर सकता है। यानी कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा उसका कार्य जो है वो सामान्य न रह के असामान्य कर देता है, अपने ही सेल्स को मारने लगता है, और आर्थराइटिस के जैसी जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर देता है। इन्फेक्शंस जो है वो भी आगे बढ़ जाते हैं, और सोरासिस वगैरह जो स्किन की डिजीजेज हैं, इस प्रकार की भी जो डिजीजेज हैं ये भी इम्यून सिस्टम के वीक होने के वजह से ये होने लगती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या असर होता है क्रॉनिक स्ट्रेस का, सामान्य सी बात है कि जब नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है तभी ये रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स हैं इनका स्राव होता है सामान्य परिस्थिति में। जब स्ट्रेस होता है तब आपने देखा था वहाँ पे कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब होती है तब ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स थोड़ी रिलीज होते हैं, तब तो सिर्फ एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता रहता है। तो रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स हैं ये कम हो जाता है, और इसके लिए इसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि जो है अपने संतान को न जन्म दे पाने की एक तकलीफ, और उसके अलावा पीसीओडी जैसी एक तकलीफ है जो कि अनमैरिड लड़कियों में जो होती हैं, इवन मैरिड में भी होती हैं, लेकिन अनमैरिड में मतलब वो कभी भी हो सकती है, उससे सेक्सुअल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। वो सिंपल आपकी पीसीओडी जो है वो हर एक बच्ची जो कि प्यूबर्टी को जा चुकी है उसको हो सकती है। और फिर उसके बाद में इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जो कि क्योंकि ऑल ओवर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा भी जो है वो इन्फेक्शंस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्रॉनिक और अक्यूट स्ट्रेस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर असर। बोन मिनरल डेंसिटी यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं वो होने लगती हैं, ब्रिटल होने लगती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ठुश क्या बोलते हैं उसको, ठिशुर नहीं, क्या बोलते हैं मराठी में, हाँ। तो वो ऐसी होने लगती हैं जिनमें उनकी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है बोन्स की, किसी भी कुशन मतलब किसी भी धक्के को सहने की जो एक ताकत होती है वो कम होने लगती है, जिसके कारण कि वो उनकी जो वो जल्दी चटक जाती है, जल्दी टूटने की उनकी वो होने लगती है। तो बोन की मिनरल डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है, और कॉर्टिसोल नाम का जो एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, ये बेसिकली बोन के अंदर ये बदलाव करता है। तो एक तो आपका मैंने बताया कि एक तो एड्रेनलिन है, लेकिन एड्रेनलिन आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होती है, वो सब ठीक है,
लेकिन एक हार्मोन है कॉर्टिसोल नाम का, ये स्ट्रेस हार्मोन है। ये रिलीज होने के बाद में स्ट्रेस आता है, और ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन यही आपकी बोन की जो डेंसिटी है, बोन की जो आपकी ये है मतलब आगे किस प्रकार से बोन का कॉम्पोजिशन बदलने की क्षमता, वो कॉर्टिसोल हार्मोन में है। इसके बाद जीआई ट्रैक्ट में क्या असर होता है, तो जो जीआई ट्रैक्ट यानी कि हमारा मुंह से लेकर एनस तक पूरा जो सिस्टम है, उसके बीच में हजारों चीज़ें आती हैं हमारी, तो ये जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है, तो उसमें रहने वाला जो माइक्रोफ्लोरा है, मैंने आपको बताया था कि हमारी इंटेस्टाइन में माइक्रोफ्लोरा यानी कि अच्छे माइक्रोबैक्टीरिया रहते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो कि दही से हमको मिलता है, और इसीलिए हम जिनको एंटीबायोटिक खाने से वो मर जाते हैं उनको डॉक्टर पाउडर देते हैं कि लैक्टोज पाउडर खा लो। हमेशा एंटीबायोटिक के साथ में ये पाउडर दिए जाते हैं ताकि पेट में दर्द ना हो, और हमारे बॉडी का जो अच्छा बैक्टीरिया है वो बाहर अगर मर जाएगा तो भोजन को डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, और जो जिस प्रकार का हमारा गट और ब्रेन एक्सेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमको अजीब सा लगेगा और हमको जल्दी से स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। तो ये जो अच्छा बैक्टीरिया है उसका जो एक प्रॉपर रहन सहन होता है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि उसको भी ये बार बार हॉर्मोन्स झेलने पड़ते हैं। तो ये सब जो है ना सेंसिटिविटी बढ़ जाती है विसरल, और ये इन सब चीज़ों की जो है प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो रिपीटेड अक्यूट स्ट्रेस यानी कि एक तो बार बार व्यक्ति स्ट्रेस ले रहा हो, ठीक है, या कंटिन्यूअस जो है वो स्ट्रेस हो, परसिस्टेंट क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि वो स्ट्रेस में ही चल रहा है वो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक। एक होता है एपिसोड्स में होता है व्यक्ति को जो है ना साइकोलॉजिकल जैसे तनाव जो होता है, तान तनाव, तो ये एपिसोड होता है, जैसे एक एक बार हो गया और फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज हो गया, फिर उसको किस वही सिचुएशन आ गई, वही व्यक्ति उसको फिर दिख गया, फिर से उसको वही तनाव हो गया। तो एक होता है इस प्रकार का स्ट्रेस रिपीटेड, और एक होता है कंटिन्यूअस कि वो जब है वो सिचुएशन है, वो व्यक्ति है, तब भी उसको स्ट्रेस है, और जब वो व्यक्ति चला गया सामने से और वो चला गया मतलब उसमें से, तब भी वो उसी के बारे में सोच सोच के चिंतित है। तो ये परसिस्टेंट क्रोनिक स्ट्रेस, तो ये जो है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इन्फ्लेमेशन करता है, और कोरोनरी आर्टरीज जो है इनमें भी बहुत तकलीफ करता है। अब ये हम एक बार थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखेंगे, और फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर चलेंगे। तो बेसिकली स्ट्रेस जो है ना, ये हमारे शरीर की होम्योस्टैसिस में रहने की जो एक क्षमता है, यानी कि सामान्य स्थिति में जो है वो हम अपने शरीर का साम्य बनाए रहने की जो क्षमता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। तो साम्य बनाने की जो हमारे शरीर की जो एक ताकत है वो नहीं हो पाती, और इसके कारण वो क्यों होती है? क्योंकि कंटिन्यूअस जो है ना उसको स्टिमुलस मिल रहा है, उसको ट्रिगर हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रिगर, स्ट्रेस ट्रिगर हो रहा है, और वो स्ट्रेस का कार्य क्या है? उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करने का, वो जो स्ट्रेस मतलब रहता है, तो उसका ये अंत होता है। तो अगर वो कार्य का रिलेटेड नहीं है तो फिर वो सोचता रहेगा, तो वो भी ब्रेन का भी एक्स्ट्रा का वर्क हो रहा है, वो भी एक एक्स्ट्रा का स्ट्रेस है, मतलब कार्य है। तो ये इस प्रकार से जो कार्य होता है, इनकी वजह से शरीर का होम्योस्टेसिस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो वो जो है साम्य की स्थिति में वो शरीर आ ही नहीं पाता, और साम्य की स्थिति में नहीं आया तो क्या होगा? तो डाइजेशन भी वैसे ही वो स्ट्रेसफुल ही रहेगा, और वो ही उसके जो है लंग्स भी वैसे ही रहेंगे, हार्ट भी वैसे ही इरेगुलर रहेगा इत्यादि। तो ये जो होम्योस्टेसिस है वो नहीं हो पाता, और ये मतलब असामान्य स्थिति जो है वे बनी रहती है। फिर इसके बाद में हाँ, न्यूरो एंडोक्राइन, तो ये जो एंडोक्राइन कौन से जो फैक्टर्स हैं, एक तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है CRH, ये क्या करता है? ये कॉर्टिकोट्रोपिन जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो अभी हमने ऊपर बताया ना, तो ये उसको रिलीज करता है। कहाँ से होता है ये?
सेंट्रल कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस सिस्टम आर लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। ये जो उस दिन नातू मैम ने बताया कि हाइपोथैलेमस में एक सेंटर है जो रिवॉर्ड सेंटर भी है, और एक सेंटर है जो आपको मतलब जो आपको ये भी करता है, परेशान भी करता है, नेगेटिव इमोशंस का जो सेंटर है। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस का सेंटर है वही क्या बनाता है, ये आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी बनाता है, और वासोप्रेसिन आर्जिनिन वगैरह भी बनाता है। ये क्या करते हैं, ये आपके बाकी के सारे जो ये हैं ग्रंथियाँ, तो उनको भी ये इस प्रकार से जो है स्ट्रेस के उसमें मतलब बता देता है कि ये शरीर अभी स्ट्रेस में है। तो इस प्रकार से देखिए, नॉरएपिनेफ्रिन ये कौन निकालता है, ये किडनीज निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा था किडनीज कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं स्ट्रेस की सिचुएशन में, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये दोनों हार्मोन किडनीज बनाते हैं। तो ये आपके नाम इसमें देखिए, आपने क्या क्या नाम देखे, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, एक तो ये, दूसरा वासोप्रेसिन जो है वो, और फिर आपका तीसरा नॉरएपिनेफ्रिन, और बाकी कुछ थोड़े से और इसमें है। तो ये बेसिकली आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसको जो है काफ़ी एक्टिवेट करते हैं, और स्ट्रेस में वो आ जाता है व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में अच्छा ये इनको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको ये काफ़ी डिटेल्ड है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, अक्यूट और क्रोनिक स्ट्रेस इन दोनों में भी फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि अक्यूट स्ट्रेस जो है ये क्या होता है, इनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो ओवरलैपिंग है, यानी कि दोनों में आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ थोड़े डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। ठीक है ना, क्या है, एक्यूट स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिसको आप जो है एक डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या इवेंट के तौर पे आप जो है उसको झेलते हो। ठीक है, जैसे आप जो है किसी अपॉइंटमेंट में आपको पहुंचने को लेट हो गया, या फिर आपको इस प्रकार का जैसे कोई आपके मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं हुआ और वो रिजल्ट आया, तो ये आपका अक्यूट स्ट्रेस उस समय के लिए हो गया। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस जो है ना, ये जो है ये धीरे धीरे करके समय के साथ बिल्डअप होता है, और ये रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की वजह से होता है, और वो सिचुएशन चली भी जाने के बाद भी वो रहता है। तो ये आपका क्रॉनिक स्ट्रेस। तो अब हम इनके सिम्टम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके सिम्टम्स क्या क्या है। तो एक्यूट जो स्ट्रेस है इसके जो सिम्टम्स हैं, ये है एग्रेशन, यानी कि हमेशा चिड़चिड़ करते रहना, गुस्सा करना, इंसोम्निया नींद ना आना, एंग्जाइटी, हमेशा किसी चीज़ को लेकर के जो है ना चिंतित बने रहना, मूड स्विंग्स, अभी अच्छा फील हो रहा है अभी एकदम टेंशन आ रही है, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, हम कोई भी काम करने बैठे तो हमको वही बात में बार बार जो है ध्यान में आ रही है, और इरिटेबिलिटी, वही चिड़चिड़ापन, और जो है मूड खराब रहना, और फिर नाइटमेयर्स, रात को सोते समय अचानक घबराने वाले सपने आना। तो ये सब जो है ये अक्यूट स्ट्रेस के सिंबल्स हैं, सिम्टम्स हैं। और क्रॉनिक स्ट्रेस के क्या सिम्टम्स हैं, तो पहला जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, यानी कि वही उत्तेजना रहना, हमेशा उत्तेजित रहना किसी भी चीज़ को लेकर के, और इरिटेबली, और हमेशा गुस्सा आते रहना, हमेशा चिड़चिड़ करते रहना, डिप्रेशन, उस व्यक्ति को जो है ना पॉजिटिव नहीं दिखता, फिर उसको हर चीज़ में नेगेटिव ही दिखता रहता है, आइसोलेशन, जिसमें कि वो व्यक्ति जो है अकेला रहना जो है थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करता है, और एक्स और पेन्स, क्रॉनिक स्ट्रेस का एक जो है बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम ये है कि वो जो समय, लंबे समय तक रहने वाला जो स्ट्रेस है ना, वो शरीर में ये कन्वर्ट होने लगता है, और इसलिए दर्द वगैरह जो है वो उन दर्दों के माध्यम से शरीर में कन्वर्ट होने, ट्रांसलेट होने लगता है ये स्ट्रेस। तो ये भी उसमें देखने को मिलता है। और फटीग, क्योंकि एनर्जी हमारी इतनी ज़्यादा थॉट्स में, थिंकिंग में जा रही है कि हमारा जो लेवल ऑफ शुगर है वो भी उसमें ही चला जा रहा है,
और फटीग उस व्यक्ति को महसूस हो रहा है, हमेशा थकावट महसूस होना। तो यस, और कुछ ओवर टाइम मतलब ज़्यादा लंबे समय तक जब क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है तो वेट के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर आता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर असर आता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे आता है, स्किन के ऊपर बहुत बड़ा असर आता है, सेक्स ड्राइव लो हो जाती है, हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, थायराइड ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, जिसके कि रिजल्ट से व्यक्ति जो है वो उसके मोटापे और पतलापन में जो है वो डिफरेंस आ जाता है। पेट में अल्सर होने लगते हैं, क्योंकि हमेशा जो है ना ये एसिडिटी जो है ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस एसिडिटी बनी रहना, हमेशा कंटिन्यूअस जो है उस व्यक्ति का जो है ना डाइजेशन में प्रॉब्लम्स रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, इन सब चीज़ों से अल्सर हो जाते हैं पेट में, और डाइजेस्टिव इश्यूज भी रहते हैं। और हार्ट का जो है कंडीशन वो ठीक नहीं रहती, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको क्रॉनिक स्ट्रेस के आगे लंबे जो है आगे आने वाले समय के रिजल्ट्स हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, हाँ ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है HPA एक्सिस, ये आपको बताना ज़रूरी है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है। हाँ ओके, तो ये है हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स कि ये होता क्या है। बेसिकली ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, अनइंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ना, ये केमिकल कौन कौन से बदलाव होते हैं हमारे शरीर में एक स्ट्रेस आने के बाद, तो ये हमको थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, तो वो क्या होता है कि पहली बात तो हमको उस जो मुश्किल का जो मुसीबत है उसका आइडेंटिफिकेशन होना। तो परसेप्शन ऑफ थ्रेट, कि हमको सबसे पहले तो ये महसूस होना कि किसकी वजह से हमको ये स्ट्रेस आ रहा है, तो ये सबसे पहले होता है। तो कोई ना कोई स्ट्रेसर होना ज़रूरी है, तो पहले वो स्ट्रेसर जो होता है ना उसका आइडेंटिफिकेशन होना, ये पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अच्छा ये व्हेन इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन एक्टिवेट्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ, तो जब ये हाइपोथैलेमस को ना वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है कि किस प्रकार से किस चीज़ से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, जैसे कि किसी व्यक्ति को हम जो हमारे झगड़े हो गए किसी के साथ में, उस व्यक्ति को देखकर जो है हमको आज भी एकदम से वही जो है याद आ गया और वही चीज़ हमारी एक्टिवेट हो गई, तो वो जो है वो क्या है, वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो चालू कर देगा। दूसरा ये क्या करता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है ना उसको ये एक्टिवेट कर देता है। वो ही क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन नाम का ये CRH नाम का हार्मोन रिलीज करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे प्रश्न आ चुके हैं, ध्यान से सुने। ये कॉर्टिकोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन है ये कौन रिलीज कर रहा है, ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है ना, तो ये इसकी यहाँ मतलब हमारी हाइपोथैलेमस ने रिसीव किया, फिर पिट्यूटरी ने उसको रिलीज किया, किसको, कॉर्टिकोट्रोपिन नाम के हार्मोन को। और ये जो CRH जो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये कहाँ जाता है, ये बेसिकली आपका दूसरे मतलब शरीर के भागों में जाकर के दूसरी हार्मोन्स को रिलीज करने में ट्रिगर करता है। तो ये जो CRH है ये कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करने में मदद करता है। और ये क्या करता है, और भी तीसरे नंबर पे क्या होता है, ये आर्जिनिन वैसोप्रेसिन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, ये जो है
हाँ, तो ये इस हार्मोन को रिलीज करता है। और ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में रहता है। तो जो ये इसमें सर्कुलेशन, डाइजेशन वगैरह ये जो चीज़ें, वाइटल चीज़ें हैं, ये जो है धीरे धीरे ये अलग होने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करता है आपको पता है, ये फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स देता है। और जो एपिनेफ्रिन, ये कैचिकोलामाइंस वगैरह जो स्ट्रेसर हार्मोन्स जो है, तो ये एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन जो है ना, ये उस हार्मोन को और उनको रिलीज करता है। और अचानक न्यूरल साइनेप्सिस यानी कि ये नसों के माध्यम से ब्रेन को एक्टिवेट करता है और वापस जो है मोटर न्यूरॉन्स में आता है वही रिफ्लेक्स एक्शन, और जो भी कार्य करना है फटाफट वो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये होती हैं। तो आपको 2-3 हॉर्मोन्स के नाम इसमें मैंने सिखाए। पहला क्या बताया आपको यहाँ पे, पहला बताया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये स्टार्ट होता है। दूसरा HPA, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ये जो है ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH को रिलीज करता है। फिर ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये जो है ये वासोप्रेसिन, ये वहाँ से रिलीज होता है। और आपके बाकी के शरीर की बाकी की चीज़ें जो है वो अफेक्ट होने लगती हैं। तो ये बेसिकली किडनीज को काम करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ADH जो है। तो ये आपके जा कर के और फिर आपके एड्रेनलिन हार्मोन को वो वहाँ से ज़्यादा बनाता है। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों जो है आपके बनते हैं। तो बेसिकली ये सारे जो हार्मोन जिनके मैंने आपको आज नाम सिखाए, ये स्ट्रेस हार्मोन्स है शॉर्ट में, अगर आप बात समझना चाहें तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, ताकि ये आपको जो है ये ट्रिगर करके आपसे ज़्यादा काम करवा सके, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा सके। लेकिन मुसीबत ऐसी है कि जब हम वो प्रोडक्टिविटी करने के बाद भी उस पर्टिकुलर चीज़ के स्ट्रेस में रहने लगते हैं और वो कार्य करने की बजाय हम सिर्फ स्ट्रेस में ही रहने लगते हैं, तब ये स्ट्रेस हार्मोन कौन सी डिजीजेस करता है। तो ये इस प्रकार के जो मैंने आपको पहले बता चुके उन उन डिजीजेस को ये बनाता है और कॉज करता है। और ये जो अभी मैंने हार्मोन्स के नाम बताए, ये सिर्फ मुद्दाम इसीलिए बताए ताकि आपको ये पता रहे कि केमिकल लेवल पर ये सारे बदलाव होते हैं। और ये बदलाव हार्मोनल लेवल पे होने के बाद हमारी सामान्य जो गतिविधियां हैं शरीर की, वो फिर सामान्य नहीं रहती। ठीक है, तो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर जो हमारा सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स है वो होने लगते हैं, और इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, और जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से दूसरे हार्मोन्स जो है वो भी ठीक ठाक नहीं काम कर पाते, सेक्सुअल लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इत्यादि। तो ये सब जो है ये हमने देखा कि हमारा अक्यूट और जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ये किस प्रकार हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी को जो कॉम्प्रोमाइज कर देता है वो हमने देखा। ये हो गया आज का हमारा पहला टॉपिक खत्म। यानी कि एनाटॉमी में आपका आखिरी का जो ये पॉइंट था, ये एनाटॉमी का जो आपका ये सिलेबस आप देख रहे हैं नेट का, तो ये आपका MA योगा का सिलेबस नहीं है, ये आपका नेट का सिलेबस है। इसमें एनाटॉमी का जो आखिरी टॉपिक है स्ट्रेस फिजियोलॉजी, यानी स्ट्रेस होने के बाद शरीर की फिजियोलॉजी कैसी रहती है, और अक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को कैसे बदलते हैं, तो ये आपने उसमें कवर कर लिया। अब हम आपके इसका जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हम उसको करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो डायग्राम किस प्रकार से हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें किस प्रकार से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इन सब के नाम आपको बहुत ज़रूरी हैं मालूम होना। क्योंकि अगर इनके नाम पूछे जाते हैं ना, तो हमको सिर्फ इनके नाम जो है वही मालूम होने से
बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछते, आपको मैंने बताया, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कि ये है क्या और ये इनका सीक्वेंस क्या रहता है कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो बस इतना ही उनका हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो मेल्स हैं उनके ऑर्गन्स अलग हैं, जो फीमेल्स हैं उनके ऑर्गन्स अलग हैं। दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक एक अकेला अगर सिस्टम होगा तो उससे जो है रिप्रोडक्शन होना संभव नहीं है। तो यस, तो देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, ये खुल ही नहीं रहा प्रॉपर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक होता है, जब आपको मैंने समझाया था सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सेल यानी कि एक कोशिका, उस एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं कैसे बनती हैं ये हम देख चुके हैं। कौन सी प्रोसेस में? सेल डिवीजन के प्रोसेस में हमने ये देखा। और ये सेल डिवीजन में हमने किस प्रकार देखा? हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। यानी कि जब वो सेल एक के दो बनते हैं बिना उसमें जो है ना दो सेल्स की मिलावट हुए, तब हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि उसमें एक ही सेल जो है वो अपने आप में दो में बट गया, बस सिंपल, तो वो दो सेल बना दिए उसने। लेकिन जब दो अलग अलग जो है सेल होते हैं, एक मेल एक फीमेल, तो इन दो सेल्स को मिला करके जब एक नया सेल बनता है तब उसका जो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आधे नंबर के क्रोमोसोम्स तो वो प्राणी खुद बनाता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें माइटोसिस में क्या होता है, सिंपल, वो जो जितने उसके पेरेंट्स के रहते हैं ना उतने ही सेम जो है वो क्रोमोसोम जो है वो बच्चे के अंदर भी उतने ही रहते हैं। लेकिन और वो अपने आप नहीं बनाता, वो उसका जो है सीधे सीधे बस सेल के दो टुकड़े हो गए, फिर वो जो दो टुकड़े थे उनके और दो टुकड़े हो गए, ऐसे करते करते ये बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में कुछ सेल्स में, यानी कि आपको मैंने उस समय भी बताया था जब सेल्स पढ़ाया था, आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तब की, तो आपको याद आ जाएगा कि कुछ सेल्स में हमारे शरीर में ऐसा होता है कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी एक के दो, दो के चार ऐसे बनते हैं। और कुछ सेल्स जो है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो दो सेल्स हैं वो दो मिलकर के एक तीसरा सेल बनता है जिसको हमने जाइगोट बोला। उसमें पहले तो वो जो है वहाँ पे मियोसिस होता है और फिर उस मियोसिस के बाद माइटोसिस होता है। मियोसिस यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो सेल्स ने मिलके अपने अपने क्रोमोसोम दिए और एक तीसरा सेल जो है वो बना। उस तीसरे सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। आधी क्यों हो जाती है? क्योंकि जो है वो मतलब उसमें अपने जो डॉटर सेल्स हैं वो अपनी तरफ से और आधे बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है इनका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट्स के जितना बराबर हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स से आया हुआ जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो 25% रहता है। माता से 25%, पिता से 25% और 50% वो व्यक्ति खुद के अपने
डीएनए को बनाता है और फिर माइटोसिस के द्वारा वो और आगे बढ़ता रहता है। मतलब कि फिर 2 के 4, 4 के 8 इस प्रकार से वो होता है। लेकिन शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कि उसमें क्रोमोसोम डीएनए दोनों का मिला रहता है। तो ये जो दोनों का डीएनए मिलता है, तो ये आता कहाँ से है? तो ये बेसिकली एक जो है सेल होता है माता का और एक सेल होता है पिता का। पिता का जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और जो माता का सेल होता है उसको हम बोलते हैं ओवम, यानी कि अंडा। तो ये शुक्र और अंडा, ये जो दो हैं, इनको मिलाकर के एक ह्यूमन जाइगोट बनता है। ये जाइगोट शब्द जो आपको दिख रहा है, ये जाइगोट जो है, ये बेसिकली ये वो पहला जो एक सेल है, जो कि एक सेल नहीं, एक्चुअली वो बहुत सारे सेल्स का एक गोला है, जो कि माँ के गर्भ में ये चिपक जाता है और यही बढ़ते बढ़ते फिर बालक का रूप लेता है। तो जाइगोट बेसिकली बनता किससे है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि शुक्राणु और अंडे, इन अंडा एक सिंगल, उसके मिलन के जो स्वरूप, और उसमें जो फ्यूजन होता है, यानी कि वो उसमें मर्ज हो जाता है और एक बन जाता है, उससे ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये फिर ये जाइगोट जो रहता है, जाइगोट उसको नाम याद कर लीजिए, इसका मुझे मराठी संस्करण नहीं पता। और ये ओरिजिनली ये शब्द जो है ये क्योंकि मेडिकल उधर पे वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब जाइगोट वाइगोट शब्द बनाए गए ना, तो इसलिए इनका वो वाले नाम याद रख लीजिए। तो जाइगोट जो है ये आपने बन जाता है, और उसके बाद फिर ये जो है ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये बनता है। और फिर क्या होता है, ये जो है ये बढ़ बढ़ के जो है 2 के मतलब 2 के 4, 4 के 8 ऐसे करते करते 64 तक बनता है। और फिर 64 के बाद में ये जो है ये बॉडी के बहुत अच्छे से फास्ट तरीके से विभिन्न ऑर्गन्स बनाता है, अच्छे से पूरा शरीर की संरचना करता है। तीसरे महीने के अंदर अंदर जो है हार्ट बीट भी आ जाती है, और वो जो नया शरीर है, जो बना हुआ शरीर है बच्चे का, भ्रूण का, तो उसके अंदर जो है गतिविधि भी होने लगती है तीसरे महीने के बाद। यानी कि उसका इंडिपेंडेंटली पूरा शरीर जो है वो अब बन चुका है। वो जाइगोट से कहाँ से बना, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये उस जाइगोट से शुरुआत हुई। तो जाइगोट बनाने के लिए आपको मैंने बताया, उस दिन भी बताया था जब सेल डिवीजन पढ़ाया था सबसे पहले, और आज वापस रिपीट करके बताया कि पहले माता और पिता दोनों के क्रोमोसोम मिलते हैं, उसका जो है हाफ हो जाता है, और फिर बाद में माइटोसिस के बाद में फिर वो वापस और जो है बच्चा अपना खुद का उसमें से बनाता है। और इसीलिए क्रोमोसोम 25% पिता का, 25% माता का और 50% उस व्यक्ति का खुद का होता है। तो ये ह्यूमन बीइंग्स की बात है। और फिर फीमेल रिप्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्शन को अब हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई भी हौवा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आएगी या कठिन रहेगी। सामान्य सी चीज़ें हैं, जैसे आँख नाक है वैसे ही रिप्रोडक्शन सिस्टम के नाम है। कुछ हार्मोन्स के नाम आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन लास्ट में ये सिर्फ नाम है, इनसे बिल्कुल हौवा नहीं करना, डरना नहीं है, ये आपको याद हो जाएंगे। तो ये कौन से हॉर्मोन्स हैं जिनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इस पे प्रश्न 100% आता है। 2 बार तो आ चुका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से, जिसमें कि LSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और FSH, इस प्रकार के जो हार्मोन्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं तो उनके नाम आते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये उसका एक चार्ट है। इसमें आपको दिख रहे हैं जो वाइट कलर के जो आपको 2 दिख रहे हैं, ये है वो अंडा बनाने वाला ओवरी। तो ये ओवरी जो है, और यहीं पर फाइब्रॉइड्स होने की वजह से आजकल जो है वो लेडीज़ को जो है सिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम, इस प्रकार का PCOD नाम का रोग बहुत कॉमन हो गया है आजकल। तो वो ओवरीज में ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइबर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और जो है सामान्य गतिविधि उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।
यूट्रस जो है, जो बीच में आपको दिख रहा है, जैसे उस दिन नातू मैम ने दिखाया था कि उस यूट्रस में जितना भी वजन सहने की कैपेसिटी है, गर्भावस्था में उस वजन का 1000 गुना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी कि अचानक से जब व्यक्ति जो है गर्भ धारण करता है, तब उस समय उसके जो ये है यूट्रस जो है, उस यूट्रस में वजन को सहने की और उसका बड़ा होने की जो कैपेसिटी है, इलास्टिसिटी है, ये कितनी बार बढ़ जाती है? 1000 पट बढ़ जाती है। तो 1000 पट ज़्यादा वजन सहने की उसकी कैपेसिटी, जो कि कुछ मिलीग्राम का वजन सहने की उसकी जो सामान्य वो रहती है, तो वो 3-3 किलो, 4-4 किलो, इवन 5 किलो के भी बच्चे पैदा होते हैं, कुछ जो अच्छे हट्टे कट्टे बच्चे होते हैं, कुछ कुछ तो इस प्रकार से इतना वजन भी सहने की उस यूट्रस को जो है वो ताकत रहती है। फिर एंडोमेट्रियम, ये जो एंडोमेट्रियम दिख रहा है, ये यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है। और यही जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जब गर्भ जो है वो नहीं धारण होता, यानी कि सामान्य अवस्था में जब जो है कोई अनमैरिड लड़की है, तो उसको हर महीने ये जो एंडोमेट्रियम जो है, ये क्योंकि वो सेल जो है वो नहीं, मतलब जो अंडा है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो अंडा जो है वो नीचे गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है, और उसके साथ में ये सारे एंडोमेट्रियम जो है उसके भी अंदर के जो सेल्स हैं वो भी टूट के और गिरने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया को पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी कहते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से 3 से 4 दिन ये एंडोमेट्रियम टूटता है, और इसके टूटने की वजह से ब्लीडिंग जो होता है वो यूटेरस के माध्यम से होकर के निकल जाता है। फिर फ्रेश एंडोमेट्रियम वॉल बनता है, और फ्रेश जो है एग वो भी बनता है। और फिर उसमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो अगेन फिर जो है एक 28 दिन के बाद, लूनर साइकिल के बाद, फिर से वो हाँ, अब आप जाओ, अभी खेलो अपना, ठीक है। फिर ये सर्विक्स जो है, ये सर्विक्स और वजाइना, ये जो है ये ऐसे भाग हैं जहाँ पर सिर्फ जो है ये पहुँचता है, क्या बोलते हैं, स्पर्म जो है ये वहाँ तक पहुँचता है वजाइना के माध्यम से। और इसका जब स्पर्म जो है ये यूटेरस तक पहुँचता है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब पहुँचता है, तब जाके, क्योंकि एग जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, और फेलोपियन ट्यूब में वो फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद उसको यूटेरस में लाया जाता है, और यूटेरस में लाने के बाद वहाँ पर वो बच्चा जो है वो बड़ा होता है, और उसका जो गर्भ में जिस प्रकार से प्लेसेंटा बनती है फिर उसके आसपास यूटेरस में, और वो प्लेसेंटा जो है वो उस बच्चे का संरक्षण करती है। हमने प्लेसेंटा के बारे में भी एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि वो प्लेसेंटा जो है वो सिर्फ गर्भावस्था में किस चीज़ का कार्य करती है? क्राइन ग्लैंड का कार्य करती है। एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन का कार्य करती है। एक्सोक्राइन, क्योंकि उसी समय बस वो उतने उतने जगह पे उस बच्चे के लिए बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज करने का कार्य करती है, और साथ ही साथ जो आवश्यक केमिकल्स हैं उनको भी रिलीज करती है और संरक्षण भी करती है। तो ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यानी कि जो गर्भ को कवर किए हुए जो एक वो होती है झिल्ली, तो वो झिल्ली जो है प्लेसेंटा उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे मेन भाग जो है फीमेल ऑर्गन्स के। मेल ऑर्गन्स में हम देखते हैं यहाँ पर ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी बात है। उसके पास में ये सेमिनल वेसिकल नाम की ये एक जो है ये होती है, एक खाली वेसिकल होती है। वेसिकल मतलब होता है जैसे वेसल होता है, तो इस प्रकार से कुछ एक जगह होती है जिसमें भरा होता है ये स्पर्म्स। ठीक है। प्रोस्टेट जो है ये ग्रंथि है जो कि इसको बनाने के लिए, इस हार्मोन को बनाने के लिए मदद करता है।
ये वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस, इसमें कहीं कहीं आप पढ़ेंगे वासा, VASA भी पढ़ेंगे। तो ये वासा या वास डिफरेंस, ये जो है ये ट्यूब होती है, जैसे वहाँ फेलोपियन ट्यूब होती है, ऐसे ही यहाँ पे वास डिफरेंस जो होती है ये होती है। और टेस्टिकल्स जो होते हैं ये वो ऑर्गन है जहाँ से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका प्रोडक्शन होता है। पेनिस ये है वो ऑर्गन जहाँ से इजेक्शन होता है स्पर्म्स का। और यूरिथ्रा यही जो है ये इसका यूरिन का भी जो है निष्कासन करने के लिए इसका उपयोग होता है। एपिडेमिस ये टेस्टिकल्स के ऊपर की जो त्वचा है उसको एपिडेमिस बोला है। तो ये मेल ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्टिव, और ये फीमेल ऑर्गन्स हैं। अब हम देखेंगे कि जो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है, हाँ, तो ये इसको हमने देखा अभी किस प्रकार ओवरीज जो है वो अपने उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि उनका जो एग है वो उसको उसमें फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से देते हैं। और फेलोपियन ट्यूब में जब ये स्पर्म जो है ये हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, फिर वहाँ से उसको यूटेरस में भेजा जाता है। ये जो यूटेराइन फंडस जो आपको दिख रहा है, फंडस, ये जो है वो बाहर की त्वचा होती है और यूटेरस जो है उसके अंदर होता है। तो यूटेरस में इसका इम्प्लांट किया जाता है शरीर के द्वारा, किसका, एम्ब्रियो का, यानी कि उस गर्भ का। तो ये वजाइना के माध्यम से स्पर्म जाता है, सर्विक्स के माध्यम से अंदर जाता है। पेरीमीट्रियम, ये पेरीमीट्रियम जो है ये बाहर की त्वचा है, और एंडोमीट्रियम ये अंदर की त्वचा है जो कि फर्टिलाइज न होने पे जो टूट के जो है ब्लीडिंग के रूप में गिरता है। सर्विकल कैनाल ये समझ में आया आपको। मायोमीट्रियम ये भी जो है ये बाहर की त्वचा है। फिम्ब्रिये, ये जो फिम्ब्रिये नाम है ये क्या है, ये आपके वो उंगलियों के जैसा ऐसा तत्व जो पकड़ के रखता है ओवरी को, उनको फिम्ब्रिये बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं। तो ये मुख्य मुख्य नाम है, ये आपको याद रखने हैं। फेलोपियन ट्यूब एक मुख्य नाम है, ओवरी मुख्य नाम है, वजाइना, सर्विक्स, ये सब मुख्य मुख्य नाम है, इनको याद रखिए। एंडोमीट्रियम और फिम्ब्रिये, ठीक है। अब जो है इनका ओके, ये जो है ये ओवम बनाते हैं। ओवम का अर्थ होता है अंडा। और ओवेरियन हार्मोन्स, इनका आपको मुझे नाम बताना था, इधर नाम नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो मैं आपको देती हूँ। एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली क्या होता है, ये इसी हार्मोन की वजह से जो ये सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं वो हो पाती हैं। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स जो है ये गर्भ को प्रॉपर जो है रखने में कार्य करते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको बताया मैंने, और ये दोनों, इसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं, एक एक करके अगर इसमें मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ये बताऊंगी सारे। तो ये आपके यूट्रस में 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू है, बताया आपको, पेरीमीट्रियम, एंडोमीट्रियम और थाइमोमीट्रियम, ये सब चीज़ें 3 लेयर्स हैं। फेलोपियन ट्यूब्स ये बेसिकली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और ओवरी के आउटर लेयर से जो है ये लाइंड होते हैं, और फनल शेप के होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उनको फिम्ब्रिये बोलते हैं, उंगलियों के जैसे। और ये ओवम को जो है वो कलेक्ट करने में मदद करते हैं ओव्यूलेशन के बाद। मेमोरी ऑर्गन्स, हाँ, ये मेमोरी ऑर्गन्स जो है ये महत्वपूर्ण है। ये माता को जो है बालक को दूध पिलाने के लिए जो है ये कारक होते हैं ये मेमोरी ऑर्गन्स। हाँ, आप उधर जाके खेलो। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज़ मेमोरी लोब्स, और ये जो जब ये होता है, डिलीवरी होती है, तो ऑटोमेटिकली जो मेमोरी ग्लैंड्स है इनको एक्टिवेशन हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो आ जाता है। तो ये सारा कुछ जो है ये एकदम नेचुरली नॉर्मली होता है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये जो है ये प्यूबिस, लबिया, ये जब ये सब ऑर्गन्स हैं, इनके आपको
नाम जो है वो थोड़ा रहने चाहिए ध्यान में, ज़्यादा इस पे प्रश्न नहीं आया अभी तक। हाँ, ये है जो महत्व का है, और ये आपको आया है oogenesis। oogenesis मतलब अंडे का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट्स। ये कैसे होता है? जो मिलियंस ऑफ oogonia जो है oogonia जो है ये बनते हैं फीटल ओवरी में, मतलब कि बहुत सारे जो है जो एग्स हैं ये बहुत ज़्यादा बनते हैं फीटल ओवरी में। और आफ्टर बर्थ यानी कि बच्ची जो हुई है जो नवजात बच्ची जो है, तो उसके जन्म के बाद और फिर अंडे नहीं बनते। ये नातू मैम ने उस दिन बताया था, तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था सुन के, लेकिन ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब जन्म होता है उस बच्ची का, तो उसी समय ये सारे के सारे जो ऊजनिया मतलब कि वो जो अंडे के जो प्रीवियस वाली स्टेप जो होती है तो वो पहले ही उसके अंदर उतने रहते हैं मिलियंस, और उसमें कई जो है वो उसी समय जो है ख़त्म हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके जो है वो ख़त्म होते हैं, और फिर प्यूबर्टी के टाइम से फिर वो जो है वापस उसमें से जो है एग्स जो है वो बनना शुरू होते हैं, और फिर ये मैच्योर होकर के वो उनका निकलना भी शुरू होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये ग्रैन्युलोसा सेल्स और इन सब से बने रहते हैं, और फॉलिकल जो है वो ग्रो होता है, और मियोसिस आपको बताया मैंने, मियोसिस का अर्थ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इसी से हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ये मियोसिस से बनते हैं। बाकी सारे जो हमारे शरीर में सेल्स होते हैं वहाँ माइटोसिस की प्रक्रिया से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वहाँ पे मियोटिक डिवीजन होता है, और हैप्लॉइड यानी कि आधे नंबर ऑफ सेल्स जो है उसमें होते हैं, उस मतलब क्रोमोसोम्स के सेल्स नहीं आधे होते हैं, क्रोमोसोम उसके अंदर आधा नंबर होता है। जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स जो है वो सामान्य माता पिता के होते हैं, तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स के ही जोड़े रहते हैं इस मियोसिस के बाद में। और फिर पहला जो है फर्स्ट वो पोलर बॉडी बनती है, और फिर ये जो जब ये जो मिलते हैं तब फिर ये दोनों मिला करके ये 46 क्रोमोसोम जो है वो बनाते हैं। और फिर ये हो गया आपका। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये भी देखेंगे, ये इसमें से भी प्रश्न आते हैं, और इसमें हार्मोन्स के नाम जो है वो पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपको हार्मोन्स दिख रहे हैं, LH, FSH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये चारों हार्मोन के नाम आपको याद करने हैं कंपलसरी, क्योंकि ये चारों भी पूछे गए हैं। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये आपके शरीर में कौन सा कार्य करता है? तो ये फीमेल बॉडी में ये जो है ये सामान्य रूप से कार्य करता है रिप्रोडक्टिव उसमें सिस्टम में। FSH जो है वो कौन सा है? FSH हार्मोन जो है उसका क्या फुल फॉर्म है? एक सेकेंड है, उसका है ओव्यूलेशन का मतलब होता है इसमें जो ये एग बनने का जो प्रोसीजर है, तो ये हार्मोन का जो ईस्ट्रोजन का लेवल है ये बढ़ता है, और मिड साइकिल में जो एग है वो रिलीज होता है, और फिर एग जो है वो फर्टिलाइज अगर होता है उस जर्नी में तो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में, और फिर वूम्ब में यानी कि वहाँ यूटरस में जो है इसको प्लांट कर दिया जाता है। और अगर ये एग अनफर्टिलाइज्ड रहता है तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है उसका हार्मोन का वो बढ़ता है, और फिर ये मेंस्ट्रुएशन के रूप में ये बाहर फेंक दिया जाता है। प्यूबर्टी जो है ये वो एज है जब ये एग्स जो है ये राइप होने लगते हैं, और फिर उसके बाद, और मीनोपॉज वो एज है जब ये उसके बाद एग्स जो है वो ख़त्म होने लगते हैं। हाँ, तो अच्छा, अभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है तो उसमें जो पेनिस है वो एक इट कंटेन्स टिश्यू जो कि ब्लड जो है उससे फिल रहता है, और ड्यूरिंग जो है सीमेन जो है वो उसी के द्वारा डाला जाता है इजैकुलेशन के माध्यम से।
टेस्टिकल्स जो है ये ग्लैंड्स हैं जो कि स्किन के सैक में, स्क्रोटम में जो है ये रहते हैं, और यहाँ पर ही इसका प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर शरीर का जो है वो रहता है, ताकि इसके हीट से जो है ये स्पर्म जो है ये ख़त्म हो सकता है, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए एपिडिडमिस, ये एपिडिडमिस बेसिकली ये स्मॉल छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो कि टेस्टिकल के बैक में ये जो है रहते हैं, और इनका कार्य है स्पर्म को स्टोर करना। और वासा डिफरेंस जो है इसका क्या कार्य होता है, ये एपिडिडमिस जो है ये इवेंचुअली बिकम्स द वासा डिफरेंस, और ये जो एपिडिडमिस ऊपर हमने जिसकी बात की जो कि स्टोर करता है, ये बेसिकली एक लार्जर ट्यूब में बदल जाता है, उसी को वासा डिफरेंस बोला गया है, जो कि यूरिथ्रा के साथ में जो है अटैच रहता है, और वहाँ से ही इजैकुलेशन के माध्यम से इनको शरीर के बाहर जो है निकाला जाता है, और इंटरकोर्स के दौरान इसको फीमेल बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स जो होते हैं, जैसे कि बाकी के प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कैंसर होता है प्रोस्टेट कैंसर, तो वो यहाँ पर ही होता है मोस्टली। सेमिनल वेसिकल्स, और ये जो बल्बरथल ग्लैंड्स वगैरह, ये तो बहुत सारे अलग अलग जो ग्लैंड्स दिए हुए हैं, यानी कि इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि जो मेल जो स्पर्म है उसका प्रॉपर बनना, और जो है उसका इजैकुलेशन के माध्यम से दिया जाना। हार्मोन्स जो है ये बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स हैं, और कौन सा हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स नहीं होते। फीमेल्स में हमने 4 हार्मोन पढ़े, चारों के हार्मोन्स के नाम आपको मालूम होना चाहिए। पहला मैंने आपको बताया था LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ये 4 नाम आपको बताए गए हैं। चारों नाम आपको ढंग से याद रहने चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा सिर्फ जो है मोस्टली एक तो एंड्रोजन, ये एक नाम आपको याद आएगा। तो एंड्रोजन से ही क्या बनता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन भी 2-3 तरह के होते हैं, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक मुख्य हार्मोन है, जिसके बनने के साथ साथ जो है ये बच्चों के जब प्यूबर्टी होती है जब बॉयज़ को, तब उनका बॉडी मसल मास बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, आवाज़ जो है वो मोटी और गहरी हो जाती है, और शरीर पे हर जगह जो है वो बाल आने लगते हैं, इंक्लूडिंग दाढ़ी मूछ। तो ये स्पर्म जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, और इसका जो कार्य है वो है एग को फर्टिलाइज करना, और इसी के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल भी रहता है। ये स्विम करता है टुवर्ड्स द एग, और उसको जा कर के ये करता है, फर्टिलाइज करता है। और हाँ, जो ये स्पर्म है इसका एज जो होता है वो 45 द क्वालिटी ऑफ मैन स्पर्म डिक्लेयर 45 के बाद जो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो कम होने लगती है, उसकी ये है हेल्दीनेस है वो कम होने लगती है। हालांकि एक एज के बाद जैसे स्त्रियों में मीनोपॉज होता है, ऐसे पुरुषों में कोई मीनोपॉज नहीं होता। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स, हाँ, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो इससे रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो वो इम्पोर्टेंस यानी कि उसमें जो है इजैकुलेशन या फिर उसका जो है उसको ये नहीं हो पाता, क्या बोलते हैं, मतलब उसको गर्भ धारण करने के लिए जो है उससे प्रॉपर वो नहीं हो पाता। इनफर्टिलिटी एक और है जिसमें स्पर्म्स ही नहीं प्रॉपर बन पाते। प्रोस्टेट डिजीज़ यानी कैंसर अगर हो जाए तो वो भी एक मुश्किल की बात है। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं तो ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए कुछ मुख्य बीमारियां हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में मेल और फीमेल दोनों भी हमने देखे। इसके अलावा आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी 12th लेवल का जो है, बस वो 12th लेवल का भी आपके लिए सफिशेंट है, उससे ज़्यादा डिटेल नहीं लगेगा। इसमें आपको थोड़ा और डिटेल अगर पढ़ना हो तो आप जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें कि
मतलब आपको हार्मोन्स किस प्रकार से उसमें एक्टिवेट होते हैं, कौन से एक्टिवेशन से हार्मोन पहले मतलब कौन सा हार्मोन बनता है, फिर उसकी वजह से दूसरा कौन सा हार्मोन बनता है, फिर कब जो है उस प्रकार से उसका होता है, तो ये सब चीज़ें जो है उसमें रहेंगी। मुझे मैं जब आपको नोट्स भेजूंगी तो मैं उसमें आपको ये इंक्लूड करके दूंगी। बाकी एनाटॉमिकली जो है आपने उसको कवर ऑलरेडी कर लिया हमने यहाँ क्लास में। एनाटॉमी यानी कि उसके भागों के बारे में हमको मालूम होना चाहिए, तो ये है उसका एनाटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। हॉर्मोन्स बार बार क्यों मैं आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न आए हैं उनके आधार पे आपको बता रही हूँ। यस, तो हमारी जो आज का सत्र है वो यहीं ख़त्म होता है। कल का